नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो अभी हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान, जिसमें हमने कई लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था वो था चिन्ह परिपाटी, है ना। तो उसके आगे हम आज पढ़ेंगे और आज हम दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये है अपना दर्पण समीकरण, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर इक्वेशन। चार्ट पर लिख दे रहे हैं भैया हम, ठीक है। ये मिरर इक्वेशन, इस पर हमें आज चर्चा करना है। तो होता क्या है, दर्पण समीकरण कहते किसे हैं, तो किसी दर्पण से की फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण समीकरण कहते हैं। ठीक, तो वह समीकरण जो किसी दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध बताता हो, दर्पण समीकरण कहलाता है। अब मान लीजिए हमने गोलीय दर्पण की बात की, जिनमें हमने दो प्रकार के दर्पण पढ़े। पहला आपका उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। दोनों के लिए जो दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/AF इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण। ठीक, यानी कहने का मतलब किसी दर्पण की फोकस दूरी का व्युत्क्रम दर्पण के सामने रखे वस्तु की दूरी के व्युत्क्रम तथा उस वस्तु का बना प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अब ध्यान रखना, ये चिन्ह परिपाटी मैंने इसलिए बताया था कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही आपको यहाँ पे उनके धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों को मान रखना है, जिससे आपका न्यूमेरिकल और ये डेरिवेशन गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दर्पण समीकरण क्या है, किसी दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से बने प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध बताने वाला समीकरण दर्पण समीकरण कहलाता है। तो हमें आज इसी की डेरिवेशन करना है। हमें डेरिवेशन करना है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इसी को हम डेरिवेशन, इसका आज हमको डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी देखो दो तरीके के हमने दर्पण पढ़े। पहला एक आपने उत्तल पढ़ा, एक उत्तल दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण का हम बात कर रहे हैं, और दूसरा है अवतल दर्पण। तो हम एक को कर लेते हैं, ठीक है, एक का डेरिवेशन हम करेंगे। तो किसी एक दर्पण का हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक उसी प्रकार दूसरे का होता है। तो अभी इस वाले एपिसोड में हम किसी एक दर्पण का डेरिवेशन कर लें और अगले एपिसोड में हम दूसरे का कर लेते हैं। वैसे ध्यान रखना, ये आप कक्षा 10 के सिलेबस में नहीं है, यूपी बोर्ड 10th क्लास के सिलेबस में इसका निगमन नहीं है, डेरिवेशन नहीं है। फिर भी जान लीजिए कैसे आता है, कहां से आता है, आगे जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण है, ठीक, तो हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं। हमारे पास एक दर्पण है, मैंने ये मान लिया कि हमारे पास एक दर्पण है। ठीक है, दर्पण कैसा है, सॉरी चित्र इधर बनाते हैं, दोनों तरफ डेरिवेशन करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। बीच में चित्र बना लेते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास एक दर्पण, ठीक है, ध्यान देना भाई। दर्पण आपका कौन है, मैंने माना कि M1 और M2 यह दर्पण है। दर्पण कैसा है, हम इसको क्या करेंगे, पॉलिश कर दें। तो इसको हम पॉलिश कर देते हैं, इसके बाएं तल पे पॉलिश कर देते हैं। दर्पण बन गया आपका अवतल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष जो इसके ध्रुव P से होकर जाता है, ध्यान देना भाई। ठीक है, इधर होगी इसकी कहीं फोकस
जिसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और इससे दुगनी दूरी पर होगा कहीं इसका वक्रता केंद्र सी। ठीक, करते क्या है, एक वस्तु लेते हैं हम, ठीक है, ध्यान देना भाई, क्या करते हैं, एक वस्तु लेते हैं जिसे अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं। फिर होता क्या है, एक इसका हम प्रतिबिंब बनाएंगे कि अगर इसको हम दर्पण के सामने रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। ये हम जब विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे थे वहां पे मैंने इसका डिस्कशन कर किया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें आपको मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, वही दर्पण से संबंधित नियम प्रतिबिंब बनाने के नियम का चयन करते हैं और इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो पहला ले लेते हैं हम कि एक प्रकाश की किरण लेते हैं और उसको मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करा देते हैं, तो ये हो गया। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर जाती है, ये निकल गई इसके फोकस से। और एक प्रकाश की किरण हम लेते हैं जो क्या करते हैं, इसके वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं, और जो प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र पर गुजरती है वह उसी मार्ग पर, यह वक्रता केंद्र है भैया, ध्यान देना है, ये इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र से अब ये प्रकाश की किरण इधर से जाती है, दर्पण से परावर्तित होगी और इसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ये एक किरणें एक दूसरे को जहां पे काटती हैं, यहां से हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पे, और जब हम लंब डालते हैं तो ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक, मान लेते हैं एक वस्तु है ए बी जो अवतल दर्पण M1 M2 के सामने रखी है। ठीक, दर्पण से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं जो दर्पण से परावर्तित होती हैं और एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। कहां पे काटती हैं, ए डैश पर काटती हैं, और ए डैश से हम एक लंब डालते हैं बी डैश जो ए बी का प्रतिबिंब होता है। यहां तक कोई दिक्कत है, होना नहीं चाहिए। ठीक है, हम करते क्या है, ये मान लेते हैं कि ये जो आपकी आपतित किरण आई थी मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण के यम बिंदु पर आपतित होती है, और यम से हम क्या करते हैं, इस पे लंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पर, तो ये हो गया आपका यल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चित्र समझ गए। ये आपका देखिए एक वस्तु है ए बी जिसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। ध्यान देना भाई, अब हम रखेंगे, देखो चूंकि बस ये आपका सारी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, ये ध्रुव से मापी जाती है, तो हम यहाँ से ही मापेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये वस्तु की दूरी और वस्तु की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं यू से, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये यू हो गई। ठीक, दूसरी बात, ये आपका प्रतिबिंब है, ये तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं बी से, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये हो गई बी। ठीक है, फिर देखो ये हो गई इसकी फोकस दूरी, और इसकी फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये हो गई। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक, आप देखते हैं, तो हमने क्या माना है, हमने मान लिया है कि एक वस्तु है ए बी जो कितनी दूरी पर है, यू दूरी पर है, यानी कहने का मतलब है, माना वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी कितनी, पीबी, वस्तु की दूरी पीबी, और यह बराबर हो जाएगा यू। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, ये है पीवी डैश, और यह बराबर है वी के। ठीक, इसकी फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी ये पीएफ है, और पीएफ बराबर हो गया कितनी चीजें हमारे पास
हो गई। ठीक है, अब देखो और क्या किया है मैंने माना डाला है, ऐसे लिखेंगे तथा यमन लंब, ठीक, पीसी पीसी डाला है, ठीक है, अतः जो ए बी है वह यमेन के बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? यानी ये जो ए बी है यह यमेन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वस्तु भी मुख्य क्षेपल लंब है, ठीक, और यमेन भी मुख्य क्षेपल लंब है, और यह दोनों किरणें परस्पर समांतर है। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास कुछ त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे आपको, उन्हीं में हम बात करते हैं। तो पहला त्रिभुज हम लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा ये डैश बी डैश सी में। देखिए हमारे पास दो त्रिभुज है, पहला ए बी सी ये वाला त्रिभुज, दूसरा ए डैश बी डैश सी ये वाला त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें तो हमें क्या मिलता है कि जो कोण ए बी सी है यह बराबर है कोण ए डैश बी डैश सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। कितना है? प्रत्येक 90 डिग्री है, ठीक है। तथा देखो तथा अभी देखो ये वाला कोण और ये वाले कोण की बात कर लेते हैं। यानी ए सी बी यह बराबर है कोण ये डैश सी बी डैश के। यह क्यों बराबर है? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। अब देखो यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है। क्या होता है? समरूप होता है। और अगर कोई त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। ये हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्योंकि ये देखो ये त्रिभुज है, ये कोण ये इसके वाले बराबर हो गया, ठीक, और ये वाला इसके बराबर हो गया। और क्योंकि ये दो कोण ये दो त्रिभुज के आपस में बराबर हैं तो ये त्रिभुज कैसा हुआ? समरूप हुआ। और अगर त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का योग क्या होगा? बराबर होगा। भाई ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी तथा ये डैश बी डैश सी समरूप है। और अगर यह समरूप है तो क्या होगा? इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। यानी कहें हम कैसे कि ए बी बटे ये डैश बी डैश और यह बराबर होगा बी सी बटे बी डैश सी के। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। इसी प्रकार हम लिखते हैं, भाई ध्यान देखना। इसी प्रकार हमारे पास और दो त्रिभुज है। कौन कौन? यम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ में, ठीक। तो देखो ध्यान से देखना, समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला कोण इसके बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, और ये वाला कोण इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे इसी प्रकार हम लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी तथा ए डैश बी डैश एफ, सॉरी भाई, ए डैश बी डैश एफ तथा यम एन एफ में, यम एन एफ में क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि यम एन बटे ए डैश बी डैश यह बराबर होगा भाई किसके? यह बराबर होगा एफ एन बटे सॉरी यम एन बटे ए डैश बी डैश और यह बराबर होगा ये एन एफ बटे बी डैश एफ के।
एन एफ या एफ एन जो भी लिखना हो लिख लीजिए, और ये हो जाएगा बी डैश एफ के। ठीक है, ये है समीकरण नंबर। अब एक चीज और, यमियन जो है ध्यान से देखना, यह यमियन जो है वह ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश, आगे लिखते छोड़ो, यहाँ देखते, चूंकि यहां लिखेंगे मैं ऐसे, चूंकि यमयन जो है वह ए बी के बराबर है, अतः अतः क्या होगा भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे यमयन के जगह पे हम ए बी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए बी बटे ए डैश बी डैश, और यह बराबर किसके हो जाएगा, ए एफ एन बटे एफ एन बटे बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये बी डैश एफ होगा। कोई दिक्कत है, ध्यान देखना। देखो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, क्या हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, अब अगर दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये जो यन है वो पी के नजदीक होगा, तो यन पी के निकट होगा, यन पी के निकट होगा। ऐसे स्थिति में क्या होगा, इसी स्थिति में जो एफियन है, ठीक, एफियन जो है या एनएफ, इसको हम लिखें तो एनएफ लिख लेते हैं, एनएफ जो है वो पीएफ के बराबर हो जाएगा। एनएफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये पीएफ के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति, ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 2, वो पहला था या दूसरा था, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से देखो भाई, समीकरण 2 में आपका क्या था, ये ए बी बटे ए डैश बी डैश, अब यह बराबर हो जाएगा किसके, एफ एन जो है वो पी एफ के बराबर हो गया, यानी पी एफ बटे बी डैश एफ, यह समीकरण नंबर हो गया 3। अब समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से, ध्यान से देखो समीकरण 1 तथा 3 को। समीकरण 1 में ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी, और दूसरा इसमें क्या है, समीकरण 3 ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। यानी कहने का मतलब है इसका दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है, तो बायां पक्ष अगर बराबर होगा तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। इस स्थिति में हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 3 से कि ये जो बी सी बटे बी डैश सी है, यह बराबर हो जाएगा भाई किसके, यह बराबर हो जाएगा पी एफ बटे बी डैश एफ के। ठीक, यह समीकरण नंबर हो गया आपका 4। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। अब सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी, ध्रुव से मापी जाएंगी। ठीक, तो ये बीसी जो लिखा है इतनी दूरी है, अगर हम इसमें से, ध्यान से देखना भाई, ये अगर हम पीबी में से पीसी घटा ले तो हमारे पास बीसी निकल के आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो हम बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि पीबी माइनस पीसी, पीबी माइनस पीसी बटे बी डैश सी, बी डैश सी। अब ये बी डैश सी है, अगर हम पीसी में से पीबी डैश घटा लें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, बी डैश सी। तो हम पीसी में से कितना घटा लेते हैं, पीबी डैश, तो हम इसमें से पीबी डैश घटा लें, और पीएफ तो हमारा पी से मापा ही गया है, हम इसको लिख देंगे पीएफ। और यहाँ पे देखो बी डैश एफ दिया हुआ है, अगर बी डैश एफ में से नहीं पीबी डैश में से पीएफ घटा ले तो हमारे पास आ जाएगा बी डैश एफ। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पीबी डैश माइनस पीएफ, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। ठीक, अब देखो हम चिन्ह परिपाटी लगाते हैं, सारी दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में हैं। ठीक है, सारी दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां लिख लेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। देखो
पीबी जो है, पीबी ध्यान देना यहाँ पे, पीबी, और पीबी है क्या, ये वस्तु की दूरी है क्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू, फिर माइनस पीसी क्या है आपका, देखो पीसी, पीसी है आपका, ठीक, तो फोकस दूरी पीएफ, पीसी बराबर 2 पीएफ होता है, ध्यान देना, फोकस दूरी का दुगना होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2f, ध्यान देना भाई, ये पीसी बराबर 2f होता, भी बता दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, जो कि पीसी है जो ये 2pf के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब ये जो आर होता है ये 2f के बराबर होता है, इधर नोट कर लेना भाई, तो ये हो गया -2f। अब ये पीसी भी हम लिख लेंगे -2f, और ये माइनस पीबी डैश, ये पीबी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, और चूंकि ये दर्पण के बाईं ओर स्थित है इसलिए सारी निगेटिव होंगी, यहां से हो गया -b, अब बराबर पीएफ का वही -f अपान पीबी डैश यानी कि बी डैश, और ये हो जाएगा माइनस में, और माइनस ये पीएफ जो है ये हो गया आपका -1, ठीक है, कोई दिक्कत, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2f माइनस क्यू अपान, देखो ये b माइनस 2f, और यह बराबर हो गया हमारा माइनस f अपान f माइनस v, ठीक, इतना बात समझ में आ गया। हम करते क्या है, इनका गुणा कराते हैं, यहाँ पे करवा ले, चलो गुणा कराते हैं इसका, ठीक है, इसका गुणा कराओ f का इधर, तो ये हो जाएगा आपका 2f², फिर माइनस uf, फिर b से कराओ -2vf, और ये हो गया प्लस uv, और यह बराबर हो गया माइनस vf माइनस vf, और यह प्लस माइनस माइनस प्लस 2f², ध्यान देना दोनों पक्षों में, देखो भाई ये 2f इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक, ये bf माइनस है, ठीक है, इसको हम इधर लेके जाएंगे, ठीक, तो ये ub हम यहाँ पे रोक के रखते हैं इसको, ठीक है, ub क्या करते हैं हम यहाँ पे रोक के रखते हैं, और बाकी को इधर लेके जाते हैं, ये माइनस bf है, ये 2bf जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, एक घटेगा, यानी हमारे पास यहाँ हो गया bf, ठीक, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ये इधर जाएगा, ये हो गया आपका qf। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका समीकरण नंबर कौन सा, 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका 6। इसमें क्या करते हैं, यूबीएफ से भाग देने पर, यूबीएफ से भाग देने पर, अगर हम यूबीएफ से भाग दे दें तो देखो यूबी यूबी कैंसिल, यानी बचा 1/EF, और यह बराबर यहाँ पे बीएफ कैंसिल होगा 1/U, और प्लस यहाँ पे यूएफ कैंसिल होगा, यानी कि 1/B। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5 6 7, और ये समीकरण जो है 7 नंबर, यही है दर्पण समीकरण, ठीक, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देख लो एक बार, अगर कुछ चीजें ना समझ में आएगी कमेंट सेक्शन में करना, मैं इसको फिर से एक बार डेरिवेट करवा दूंगा, अभी तक जहां तक हो सकता है, बाकी ये आप एक्चुअली एक पेज में ही करना होता है, थोड़ा तो शार्ट हो गया है, नहीं तो बाकी और अच्छे से होता है विधवत, तो शार्ट वैसे बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है जितना हुआ है बेटर है। तो ये हो गया 1/F इज इक्वल टू 1/V 1/U प्लस 1/V, ये हमको, इसी को हम कहते हैं दर्पण समीकरण। आप ऐसे इसको हल कर सकते हैं, और इसका प्रयोग करके हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो आगे और अगले एपिसोड में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें अगले दिन। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।